जब जब कांग्रेस की नैया मझधार में फंसती नजर आई है, तब तब सोनिया गांधी ने संकट मोचक बनकर पार्टी की नैया पार लगाई है। साल 2024 से लेकर 2012 तक उनकी रणनीति ने ही कांग्रेस को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। अब 2024 के चुनावी दंगल से पहले भी उन्होंने कमान संभाली है और पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन G23 के नेता जीत की राह में रोड़ा अटका रहे हैं, इसलिए अब सोनिया कलह को सुलह में तब्दील करने की जद्दोजहद कर रही हैं। कहते हैं कि वक्त के साथ हालात भी बदलते हैं। कोई अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है तो कोई किस्मत को चमकाकर बुलंदियों को छू जाता है। सियासत में भी समय के साथ राजनीतिक दलों की स्थिति बदल जाती है। जैसे अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बदल गई है। एक वक्त देश के नक्शे पर राज करने वाली पार्टी को अब लगातार हार मिल रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस में फूट पड़ रही है। खासकर G23 के नेताओं ने पार्टी की परेशानी को बढ़ा दिया है, जिसे दूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाला है। वो लगातार बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं से मुलाकात कर हाथ को मजबूती देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तन्खा से मुलाकात की। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस दिग्गज गुलाम नबी आजाद से मिलने के बाद सोनिया गांधी ने G23 के 3 और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी में जारी संकट और इसके समाधान को लेकर चर्चाएं की गईं। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि नेताओं ने सोनिया गांधी से कहा कि नेतृत्व को पार्टी के मामलों को लेकर कुछ नेताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा तीनों नेताओं ने सामूहिक निर्णय के मॉडल को स्थापित करने की बात कही। वहीं बैठक के दौरान नेताओं ने पार्टी की कार्यप्रणाली और फैसले लेने के तरीकों से जुड़े हुए कई मुद्दे गिनाए। सूत्रों ने बताया कि सोनिया ने नेताओं के सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और वो इस बात पर सहमत हुई हैं कि पार्टी के काम करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। सोनिया की तरफ से किए जा रहे इन प्रयासों को नेताओं के गुस्से को शांत करने और हालात को काबू से बाहर नहीं जाने देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि असंतोष को शांत करने के लिए G23 के कुछ नेताओं को पद दिए जा सकते हैं और उन्हें संगठन स्तर पर जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि सोनिया ने नेताओं को बताया है कि अगस्त-सितंबर में नया अध्यक्ष चुना जाना है और इसे देखते हुए फिलहाल बड़ी सर्जरी या बदलाव मुमकिन नहीं है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार पार्टी को ताकत देने की कोशिश कर रही हैं। वो इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि अगर एकता खंडित हो गई तो उसे संभालना बेहद मुश्किल होगा। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले खुद कांग्रेस अध्यक्ष एक बार फिर कांग्रेस को देश की सबसे मजबूत पार्टी बनाना चाहती हैं। अब देखना होगा कि क्या वो कामयाब हो पाती हैं या नहीं। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल कर दोबारा सरकार बनाने में सफल हो गई है, लेकिन इससे किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। किसानों को हौसला देते हुए और केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के दौरान जहां किसानों ने बीजेपी के खिलाफ चुनावी राज्यों में मोर्चा खोल दिया था, लेकिन इसका चुनाव में कुछ खास असर नहीं दिखा। बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में अपनी जीत का परचम लहराया है, जिसके बाद किसानों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। किसानों का मानना है कि सरकार कई और किसान विरोधी कानून ला सकती है, जिसके लिए किसान नेता राकेश टिकैत बीजेपी को पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं। नेतरहाट के टुटुआ पानी में फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग को लेकर आयोजित 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि वर्तमान में किसानों की हालत काफी खराब हो गई है। किसानों की फसलों की कीमत देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, परंतु किसानों की जमीन औने पौने दाम पर रात के अंधेरे में भी खरीदी बेची जा रही है। इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ देश भर के किसान एक साथ समस्त देश भर में वैचारिक आंदोलन चलाएंगे, जो किसान आंदोलन से भी बड़ा होगा। राकेश टिकैत ने ये आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन लूटकर वहां बड़े बड़े उद्योग बैठाए जा रहे हैं और इस तरह एक तरफा उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ किसानों को मजदूर बना दिया जा रहा है। किसानों का ये भी कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार पीछे के दरवाजे से एक बार फिर 3 कृषि कानून को वापस लाना चाहती है, जिसको लेकर किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो देश में किसान आंदोलन से भी बड़ा एक और आंदोलन किया जाएगा।
मोदी सरकार दावा करती है कि 70 सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ। जो विकास के काम हुए हैं वो पिछले 8 सालों में हुए हैं, यानी जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं। लेकिन देश की विकास दर कुछ और ही कहानी कहती है। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से देश में विकास दर धीमी पड़ गई है। अब इसके और अधिक धीमे पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले ये दावा और वादा करती थी कि देश में विकास की रफ्तार को तेजी से ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी। जो काम पुरानी सरकारों ने नहीं किया वो मोदी सरकार में होगा। लेकिन सरकार के दावों के उलट देश की विकास दर लगातार सुस्त होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने दावा किया है कि मोदी सरकार में भारत की विकास की रफ्तार और धीमी हो सकती है। फिच ने देश में बढ़ती महंगाई के कारण अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 10.3% से घटाकर 8.5% कर दिया है। यानी एक झटके में फिच ने अपना अनुमान 2% कम कर दिया है। फिच ने कहा, हमने भारत के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अपने विकास पूर्व अनुमान को तेजी से बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण घटाकर 8.5% किया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की कीमतों में उछाल से उद्योग की लागत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में कमी आएगी। फिच ने विश्व सकल घरेलू उत्पाद यानी वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ की वृद्धि के अनुमान को 0.7% से घटाकर 3.5% कर दिया है। फिच ने देश की विकास दर का ही अनुमान नहीं घटाया, बल्कि ये भी संकेत दिए हैं कि मोदी सरकार महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, जिसका असर विकास दर पर पड़ रहा है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर दिखाई दे रहा है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के कारण हर चीज गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर होती जा रही है। आसमान छूती महंगाई के कारण घरों के बजट पटरी से उतर चुके हैं। बाजार में दाल, सब्जियों, सरसों तेल, दूध, कपड़ा, रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दाम ने आम जन की कमर तोड़ दी है। होली के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। जाहिर सी बात है कि जब देश में इतनी महंगाई होगी तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। आजादी के साथ ही देश को बंटवारे का जख्म भी मिला। देश के 2 टुकड़े हुए और पाकिस्तान बना। तब से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच खाई और चौड़ी हो गई है। मोहम्मद अली जिन्ना को इस बंटवारे और लाखों लोगों के दर्द का दोषी माना जाता है।
जिन्ना अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चुनावों के वक्त जिन्ना का नाम खूब इस्तेमाल किया जाता है और अब बीजेपी भी जिन्ना की राह पर नजर आ रही है। क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने वाले हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ये पहला मौका होगा जब कश्मीर में चुनाव होंगे। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की सत्ता के लिए बीजेपी पहले ही अपने पत्ते बिछा चुकी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बहाने बीजेपी ने राज्य में अपना वोट बैंक पक्का करने की चाल चल दी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, जिसने बीजेपी की असलियत जनता के सामने ला दी है। कभी घाटी में बीजेपी की सहयोगी रही पीडीपी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। इस हमले के बाद बीजेपी बेचैन है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो लोगों को धर्म के आधार पर बांटकर देश को एक और विभाजन की तरफ धकेल रही है। महबूबा ने धर्मनिरपेक्षता की विश्वसनीयता, भारत के विकास और समृद्धि की राह पर आगे ले जाने के लिए गांधी जी, भगत सिंह और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की है। महबूबा ने आरएसपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जिन्ना ने इतिहास में इस देश का विभाजन किया, लेकिन आज एक बार फिर देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए हर कोशिश की जा रही है। ये लोग एक और विभाजन चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से बीजेपी और दूसरी फासीवादी ताकतों के नापाक मंसूबों से मिलकर लड़ने की पैरवी की है। महबूबा ने कहा, अगर हम इस धार्मिक विभाजन को होने देंगे तो भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान बेकार चला जाएगा, इसलिए एक बार फिर गांधी को मरने नहीं दें। महबूबा मुफ्ती ने गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को कश्मीर में कोई जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ भाड़े के एजेंट घाटी में बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। साथ ही आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को घाटी के लिए काफी नुकसानदायक बताया। महबूबा के वार से बीजेपी तिलमिला गई है। देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती के इन आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की थी, लेकिन जीतने के बाद भी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नए सीएम के नाम का ऐलान करना। खासकर उत्तराखंड में पेच फंसा हुआ था, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से सीएम फेस बनाए गए पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन अब उन्हें ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। लेकिन चुनाव हार कर भी सीएम बने धामी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। नए कार्यकाल में किन चुनौतियों का सामना करेंगे धामी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 10 मार्च को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजे आने के 10 दिन बाद बीजेपी ने उत्तराखंड के नए सीएम के नाम से पर्दा उठाया है। लंबे मंथन के बाद विधायकों ने पुष्कर सिंह धामी को ही अपना नेता चुना। हालांकि इसकी उम्मीद कम थी, क्योंकि धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव से करीब 6 महीने पहले सीएम बनाए गए धामी को एक बार फिर राज्य की कमान सौंप दी गई है। अब भले ही अपने बहुत ही कम समय के कार्यकाल में धामी बीजेपी आला कमान का भरोसा जीत में कामयाब हो गए, लेकिन आगे की राह आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी के पास सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भरोसे पर कायम रहते हुए अगले 5 साल तक सरकार चलाने की है। बीजेपी के घोषणा पत्र के वादे पूरा करना भी बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं, जैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, पहाड़ पर रिवर्स पलायन की दिशा में काम करना, पहाड़ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाना, अस्पतालों में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारियों की लंबित मांगों का निराकरण, पुलिस की ग्रेड पे की मांग का समाधान, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर ठोस कानून बनाना, शिक्षा मित्रों का मानदेय, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को विकसित करना, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, रोजगार बढ़ाना। इतना ही नहीं, सीएम धामी को लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है। अब 23 मार्च को शपथ लेने के बाद धामी एक बार फिर बागडोर संभाल लेंगे। ऐसे में वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विपक्ष हमेशा से केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाती रही है और बीजेपी अपने कारनामों और ऐलानों से विपक्ष के आरोपों को सही साबित कर देती है। बीते दिनों बीजेपी शासित राज्यों में एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसने एक बार फिर बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। क्या है मामला और क्या कहना है कांग्रेस का, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी हमेशा से डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाती आई है, लेकिन असल में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा जनता को कम और सरकार को ज्यादा होता है, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां केंद्र सरकार अपनी मनमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और खुलकर तानाशाही करती है। और अब सरकार की इस तानाशाही से
शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हालांकि विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहता है और सरकार की पोल खोलता है। ऐसे ही एक बार फिर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके चलते बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। दरअसल 17 मार्च को गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा था कि राज्य में इसी सत्र से 6ठी से 12वीं कक्षा तक भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद कर्नाटक सरकार की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब कांग्रेस सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नई शिक्षा नीति सिलेबस में हिंदुत्व को लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री गुजरात के नक्शे कदम पर चलते हुए कह रहे हैं कि वो भी पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करेंगे। मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम में धार्मिक किताबें लाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि भारत कई धर्मों की विविधता वाला देश है, इसलिए सभी धर्मों की किताबें छात्रों को पढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि बीजेपी का अपना स्वार्थ छिपा है। हर धार्मिक किताब धर्म सिखाती है। बीजेपी ये नहीं कह सकती सिर्फ गीता ही धर्म और भारतीय संस्कृति सिखा सकती है। नई शिक्षा नीति हिंदुत्व की नीति को पाठ्यक्रम में शामिल करने का तरीका है और कुछ नहीं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के नोटिफिकेशन आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष भी बीजेपी की मानसिकता की पोल खोलते हुए उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की जुबान पर बस एक ही बात रहती थी और वो थी माफिया राज से सावधान रहने की, प्रदेश की दंगा मुक्त करने की, और जनता ने बीजेपी के दावों पर भरोसा भी जताया और उसे दोबारा मौका दिया। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी के झूठे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है और इस बात की गवाह है वो तस्वीरें और वीडियो जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जनता से बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। बीजेपी का दावा है कि उसके राज में प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही यूपी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने बीजेपी की असलियत को उजागर कर दिया है, जिन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि कैसे बीजेपी राज में खुद बीजेपी कार्यकर्ता ही गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश में एमएलसी चुनाव ने हलचल मचा रखी है और विधान परिषद चुनाव के दौरान गुंडागर्दी का सिलसिला भी जारी है। और ये गुंडागर्दी कोई और नहीं, खुद बीजेपी कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। एटा में एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उदयवीर सिंह के साथ मारपीट की गई है। दरअसल उदयवीर सिंह नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के दर्जनों सिपाही तमाशबीन बने रहे। सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। पुलिस के सामने सपा प्रत्याशियों के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन वो तमाशबीन बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सपा प्रत्याशियों के साथ हो रही इस मारपीट ने बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि यूपी में गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब सिर्फ बीजेपी के नेता ही गुंडागर्दी करेंगे और पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 25 मार्च को यूपी में सीएम योगी का राज तिलक होगा, तो वहीं विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ योगी को घेरने का प्लान बना चुका है। इस कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। तो क्या है यूपी में सीएम योगी के खिलाफ सपा चीफ अखिलेश यादव का एक्शन प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। इस बार सीएम योगी के लिए दूसरे कार्यकाल की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बार सपा चीफ अखिलेश यादव बीजेपी सरकार की हर गलती का पूरा हिसाब लेंगे। चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव अब नए सिरे से पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति में जुट गए हैं। सत्ता के गलियारों से ये बड़ी खबर सामने आई कि आजमगढ़ से सपा सांसद अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अखिलेश यादव करहल से विधायक बने रहेंगे। विधानसभा चुनाव में अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से 80,000 वोटों से चुनाव जीते थे। वहीं रामपुर से सांसद और सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आजम रामपुर शहर सीट से विधायक बने रहेंगे। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर लोकसभा की सदस्यता कायम रख सकते हैं, लेकिन मंगलवार को जिस तरह से उन्होंने संसद पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपा है, उससे साफ हो गया है कि अब वो प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। खबरों की माने तो अखिलेश ने ये फैसला अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के कहने पर लिया है।
इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव प्रदेश की राजनीति पर पूरा फोकस करेंगे। लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव ने ये संकेत भी दे दिए कि वो प्रदेश की राजनीति नहीं छोड़ेंगे। उनके निशाने पर अब 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, जिसके लिए अभी से ही विपक्षी दलों का मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश सपा की ओर से शुरू की जाएगी। इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव राम गोविंद चौधरी की जगह विपक्ष के नेता बने। वैसे ये अखिलेश यादव को ही तय करना है कि वो प्रतिपक्ष का नेता बनना चाहते हैं या नहीं। अगर अखिलेश ये जिम्मेदारी उठाते हैं तो वो आसानी से भाजपा की सरकार को घेर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से उसके फैसले देश की जनता के लिए मुसीबत ही पैदा कर रहे हैं। ऐसे में जनता की परेशानियों को देखते हुए विपक्ष तो सरकार के फैसलों की आलोचना कर ही रहा है और अब तो सरकार के अपने भी उस पर हमलावर हैं। तो अब अपने किस फैसले के चलते अपनों के निशाने पर आई सरकार, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, देश में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किए थे और अब निजीकरण करके बीजेपी लोगों को नौकरियां देने के बजाय नौकरियां खत्म कर रही है, जिसके चलते विपक्ष तो मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाता ही रहता है और अब बीजेपी के ही सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पिछले कई दिनों से लगभग हर मोर्चे पर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अब निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बैंक और रेलवे की निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बहुत सारे लोगों के रोजगार चले जाएंगे। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती। वरुण गांधी ने सरकार के निजीकरण को बढ़ावा देने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। इससे पहले सरकार की तरफ से 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर भी विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन ये सरकार एक एक करके मर्ज कर रही है। इससे गरीबों को बैंकों का लाभ नहीं मिलेगा। ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि केवल कुछ लोगों को ही बैंकों का फायदा मिले। अभी तक विपक्ष ही सरकार के फैसले की निंदा कर रहा था, लेकिन अब तो सरकार के अपने सांसद भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की आंखें कब खुलती हैं। देश में जनता लंबे वक्त से राहत का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार है कि लोगों की परेशानी को दूर ही नहीं कर रही, बल्कि महंगाई का बोझ बढ़ाकर उनकी मुश्किलों में इजाफा किया जा रहा है। चुनाव के बाद से दूध से लेकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। चुनावों के दौरान बीजेपी ने महंगाई को कम करने के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन चुनावों का परिणाम आते ही बीजेपी के सभी वादे जुमले साबित हो रहे हैं और जनता के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। सरकार का वो धोखा और छलावा अब जनता के सामने आ गया है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर महंगाई का बोझ बढ़ने से मोदी सरकार के झूठ से पर्दा उठ गया है। एक तरफ जहां दूध और पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, तो वहीं अब रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी आग लग गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते अब विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। क्योंकि चुनाव से पहले विपक्ष जनता को आगाह करता रहा था कि चुनाव होते ही महंगाई फिर बढ़ेगी, और जब ऐसा हो गया है तो विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बढ़ती महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। जनता को दिया भाजपा सरकार ने महंगाई का एक और उपहार। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पास और पटना में 1000 के पार। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। यानी साफ है कि चुनाव के बाद सरकार का खेल फिर शुरू हो गया है, जिसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी। पंजाब में आप की शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के एक फैसले से पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है और शयद से लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने आप उम्मीदवारों को लेकर सवाल उठाए हैं।
आम आदमी पार्टी ने बैठे बिठाए विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है और अब इस सियासी मुद्दे पर आप बैकफुट पर है। आपने सोमवार को राज्यसभा की 5 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की थी, लेकिन उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आप पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए गैर पंजाबी और बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। अरविंद केजरीवाल पंजाब को दिल्ली से चलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पंजाबियों पर भरोसा नहीं किया। आपने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल, दिल्ली से पार्टी विधायक राघव चड्डा, आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप पाठक और उद्योगपति संजीव अरोड़ा को 31 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट बनाया है। 5 में से सिर्फ हरभजन सिंह ही पंजाब से जुड़े हैं, जिसे लेकर विपक्ष अब आपको घेर रहा है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने कहा कि नामांकन न केवल निराशाजनक है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्पष्ट मोहर है। मेरी धारणा थी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान देश के उच्च सदन में पंजाब के प्रमुख हस्तियों को भेजेंगे, ताकि वो राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सके। हालांकि ऐसा लगता है कि सीएम ने पंजाब के हितों को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। गौर करने वाली बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल करने के कुछ घंटे पहले पूर्व परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा ने सीएम भगवंत मान को खत लिखकर कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आप पंजाब से ऐसे लोगों को भेजेंगे जो पंजाब के लिए आवाज उठाएंगे, ताकि दुनिया के हर कोने में लोग अपने मान साहब पर गर्व करें। अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि आप पंजाब का अधिकार छीन रही है, तो वहीं इस मामले पर बीजेपी ने भी आपको घेरा है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि आप आम आदमी की पार्टी होने का दम तो भरती है, लेकिन किसी भी आम आदमी को टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं, राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर पंजाब में आपके कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि पार्टी ने किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं जताया। एकमात्र पंजाबी चेहरे हरभजन सिंह भी पार्टी से कुछ समय पहले ही जुड़े हैं। देश की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन बीजेपी राज्यों से आती खबरें अक्सर उसके दावों की पोल खोल देती हैं। साथ ही बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाती हैं। अभी पिछले दिनों बीजेपी शासित कर्नाटक में हिजाब बैन कर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया था, और अब कर्नाटक से ही एक और खबर सामने आ रही है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में पिछले दिनों हिजाब विवाद के चलते खूब हंगामा मचा रहा और कर्नाटक सरकार की सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी कड़ी आलोचना हुई थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं आया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यानी अभी एक विवाद थमा नहीं कि उससे पहले ही राज्य में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया, और इस विवाद का कारण भी है मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना। हिजाब विवाद के दौरान विपक्ष का आरोप था कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय की बच्चियों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है और उनके अधिकार छीन रही है। अब जो मामला सामने आया है उससे साफ है कि बीजेपी मुस्लिमों के कमाने के साधन भी कम कर रही है। दरअसल खबर है कि कर्नाटक के तटीय इलाकों में लगने वाले मेलों में मुस्लिम संगठनों को दुकान लगाने से मना किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि दक्षिणपंथी हिंदू संगठन आयोजन समितियों पर दबाव बना रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मेलों में यहाँ मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत दी जाए। इतना ही नहीं, 20 अप्रैल को होने वाले महालिंगेश्वर मंदिर के सालाना उत्सव के आयोजकों ने नीलामी में मुसलमानों के भाग लेने पर रोक लगा दी है। आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च को बोली में भाग लेने के लिए सिर्फ हिंदू ही एलिजिबल होंगे। अब इस मामले पर पूर्व सीएम सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया भी आई है और उन्होंने इस कदम को निंदनीय बताया है। सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार संविधान की रक्षा करने के लिए बाध्य है और उसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो संविधान पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी शासित राज्यों में विशेष समुदाय को टारगेट करना आम बात हो गई है और इससे सरकार की मानसिकता पर सवाल उठना लाजमी है। पहले शिक्षा और अब रोजगार पर चोट देकर आखिर क्या करना चाहती है सरकार? क्यों एक खास समुदाय की आवाज दबाने और उन्हें लाचार बनाने की कोशिशों में लगी है सरकार? इन सब सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। लगातार उम्मीद की जा रही है कि खाने के सामान से लेकर तेल की कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन सरकार उम्मीदों पर खरी उतरने की बजाय उन्हें तोड़ रही है। दूध, फल, सब्जी से लेकर गैस सिलेंडर और तेल के दाम में इजाफा किया जा रहा है। वहीं लगातार दूसरे दिन बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जनता के माथे पर शिकन की लकीरों को बढ़ा दिया है। क्या एक बार फिर 100 रुपए के पार जाएगी तेल की कीमतें? क्या सेंचुरी लगाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम? क्या मोदी सरकार ने तेल का खेल कर दिया शुरू?
ये सवाल लगातार इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव का घमासान खत्म हुआ है तब से सरकार ने तेल की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 80 पैसे की पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के भाव 111 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जबकि 1 लीटर डीजल 95 रुपए 85 पैसे में बिक रहा है। देश के एक और महानगर कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। इसके अलावा चेन्नई की बात करें तो यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गई है। ये आंकड़े मोदी सरकार की साजिशों से पर्दा उठा रहे हैं जो उसने चुनाव के वक्त बुनी थी। जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में चुनाव थे तब केंद्र ने फायदा लेने के लिए तेल की कीमतों में कटौती की। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बावजूद सरकार जनता के सामने दिखावा करती रही, लेकिन जैसे ही चुनावी मौसम बीता वैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई, जिससे जनता का सफर महंगा हो गया। वहीं इसी के साथ ही सरकार ने लोगों का स्वाद बिगाड़ने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक झटके में ही 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसके बाद बिहार की राजधानी पटना में रसोई गैस की कीमत 1047 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसी तरह देश के ज्यादातर प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के करीब पहुंच गई है। यानी साफ है कि अब लोगों को चौतरफा बढ़ती महंगाई से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 5 राज्यों में मिली हार को भुलाकर अब कांग्रेस का फोकस हिमाचल और गुजरात चुनावों पर है। इस बार सोनिया गांधी काफी बारीकी से हर घटना पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी को उसकी हर चाल से मात देने के लिए राहुल ने भी कमर कस ली है। गुजरात में बीजेपी की साजिश को नाकाम करने के लिए सोनिया ने पहला कदम बढ़ा दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने 5 राज्यों में मिली शिकस्त से सीख लेते हुए अभी से अपना पूरा फोकस गुजरात और हिमाचल पर लगा दिया है। मंगलवार को राहुल गांधी ने गुजरात नेताओं के साथ बैठक की और गुजरात में कांग्रेस के चुनावी गणित पर चर्चा की। इस बैठक में बीजेपी से टकराने और आम आदमी पार्टी को रोकने पर रणनीति तैयार की गई है। गुजरात चुनावों से पहले कुछ कांग्रेस विधायकों के सत्ता पर काबिज बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, विपक्ष के नेता सुखराम रठावा, जेपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया दिल्ली में हैं। इन सभी पर बीजेपी में शामिल होने का शक जताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी में जाने से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इन नेताओं से मंगलवार को मुलाकात की है। गुजरात कांग्रेस नेताओं की इस बैठक में इस बात को लेकर सहमति जताई गई कि इस बार बीजेपी को ज्यादा आक्रामकता के साथ घेरा जाएगा। बीजेपी के खिलाफ लगातार चुनावी हार और आपकी पंजाब जीत के बाद कांग्रेस अब दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस इस वक्त काफी अलर्ट है। गुजरात में बीजेपी की हर साजिश को नाकाम करने के लिए कांग्रेस हर सियासी पैंतरा अपना रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ भी बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने चुनावों में एकजुट रहने की सलाह दी। पार्टी आपसी कलह की वजह से एक-एक कर अपने कई राज्यों को गंवा चुकी है। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह हार की वजह बनी थी। सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नेताओं से पंजाब जैसी स्थिति से बचने और एकजुट रहने के लिए कहा है। कांग्रेस ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस इस सफलता को विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखने